मैं परवेश चौहान, फॉर्मली जर्नलिस्ट द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16 फरवरी 2025 को इंस्टीट्यूशन ज्योतिष वास्तु एवं आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान जीरकपुर द्वारा अंतर्ज्ञान 2 नाम से एक भव्य ज्योतिष सम्मेलन होटल रॉयल पार्क रिसोर्ट, चंडीगढ़ दिल्ली राजमार्ग जीरकपुर में सफल आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए देश भर से 115 ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया। इस महासम्मेलन के संयुक्त आयोजक संजीव बख्शी, गुरु कुमार विनोद एवं राजीव बंसल ने बताया कि मंच का संचालन मेरठ से पधारे महामंडलेश्वर श्री संजीव अग्रवाल ने किया। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। विवाह हो सातवें घर में, यदि शनि कितनी भी डिग्री का हो, बैठा हो तो विवाह का वेतन होता है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है और विवाह यदि हो जाए तो आपस में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, यह तलाक होता है। इसीलिए अगर ऐसे जातक का शनि पहले चौथे सातवें घर में है तो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कुंभ विवाह कराकर उसका विवाह करना चाहिए। अगली आवाज दिलबाग राय भाटिया जी की, वो आए अपना विचार की बात इन लाइनों में हुई। ये है सेकंड घर का कमाल। आपकी स्पीच, आपकी वाणी कैसी है, ये सब चीजें हमारे सेकंड हाउस के कुंडली के अंदर जो चीजें हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। लाल किताब के हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं, उनके सामने जरूरत का नाम बोल देगी। लाल किताब के अनुसार यहाँ पे जो जमीन है वो है शुक्र और जो मकान बनाया है वो बृहस्पति, और यहाँ पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है। तो आप ये नोट कीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र का, चंद्र का और गुरु का क्या कॉम्बिनेशन है। जिन कुंडलियों में गुरु उच्च राशि का है, जिन कुंडलियों में गुरु अच्छी पोजीशन में है, उन व्यक्तियों के पास ज्ञान की कमी। इसमें बहुत लोग हैं, आज की तारीख में भी ज्योतिष के अंदर बहुत कम लोग हैं। इस पे काम होना बहुत जरूरी है। अभी भाई साहब ये दोसांझ जी कह रहे थे, कुछ रिसर्च के पॉइंट बताए इन्होंने, जैसे मंगल का, चंद्र का, न्यूमरोलॉजी में जीरो का, ये सब चीजों में रिसर्च होनी बाकी है। और ये जो 1% लोग हैं, इनमें से भी 1% लोग हैं जो एक्चुअल ज्योतिष कर रहे हैं। आज की तारीख में क्या हो गया कि 2-2 मिनट के, 30-30 सेकंड के ये शॉर्ट्स बना दिए गए। कुछ पॉडकास्ट वाले आ गए जिनको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो कहते हैं कि मंदिर में लाल कपड़ा ना रखो। एक लेडीज कल बोल रही थी कि मंदिर में ज्योति ना जलाओ। अब बताओ, हमारे सनातन को बाहर के लोग तो नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के जो ज्योतिष के नाम पे कलंक हैं, इन लोगों को भी वॉच करना चाहिए। इनके वीडियोस के ऊपर आप कमेंट लिखिए, कमेंट पे कमेंट लिखिए और इनकी आंखें खोले कि ज्योतिष क्या चीज है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते तो जो विद्वान लोग हैं उनकी ये सारी चीजें हम सेकंड भाग से ही देखते हैं। नॉर्थ के अंदर 1, 4, 7, 8 सबको पता है, मंगल का मंगली कहते हैं। लेकिन साउथ इंडिया की कुछ सोच मैंने पढ़ी है। साउथ इंडिया के अंदर सेकंड घर को भी मंगली माना गया है। तो आप जब भी कुंडलियों का विवेचन करें, सेकंड घर में अगर मंगल हो तो 100% वो घर बर्बाद होगा ही होगा। बशर्ते मंगल नीचा हो या मंगल दुष्प्रभाव में हो। उसका मंगल हो कितनी ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती है। ये सारी चीजें तो देखनी पड़ती है। और साथ के साथ आप ये देख लीजिए कि हम सब लोग सेल्समैन, हमने अपनी स्पीच से कुछ देना है, हमने अपनी स्पीच से ही कुछ न कुछ कमाना है। कोई अपना ज्ञान बांट रहा है ज्योतिष का, कोई अपनी नॉलेज बांट रहा है ज्योतिष की, कोई अपना प्रीचिंग कर रहा है। तो ये जितने भी लोग हैं
इनका सेकंड घर हमेशा प्रभावशाली रहेगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सेकंड घर में आपको बताया है कि यहाँ शुक्र की जमीन है, तो जिन लोगों का शुक्र अच्छी पोजीशन में है, इवन अष्टम में शुक्र को लोग कहते हैं खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अष्टम में शुक्र बैठ के सेकंड घर में दृष्टि देगा, उस व्यक्ति की वाणी में प्रभाव आएगा ही आएगा। इसी तरह ये जो अष्टम में शुक्र है, छोटे घर में अगर गुरु बैठ गया तो पंचम दृष्टि से अमृत बरसाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान भी होगा और संगीत भी होगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये चीज आपको कुंडली का जब भी विवेचन करो, ये बहुत जरूरी है आपको चेक करनी। अन्यथा शुक्र के चक्कर में कहीं आप गलत प्रेडिक्शन क्योंकि शुक्र बहुत बदनाम, शुक्र बेचारा 6 आ गया हो गया, 8 में आ गया हो गया, 12 में आ गया हो गया, ऐसा नहीं होता है। इनकी ब्लेसिंग लेनी जरूरी है कि शुक्र के ऊपर ब्लेसिंग के ग्रहों की है। तो सेकंड घर का शुक्र, आपका चौथे घर का गुरु और आपका उच्च का चंद्रमा, ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में पावरफुल हैं, तो आपको अमीर होने से आप अगर अपने घर में कलम लगा लेते हैं, मान लिया तुलसी का लगा लिया आपने, या आपने किसी पुदीना का लगा लिया, मनी प्लांट लगा लिया, तो ये काम भी अगर आप करते हो तो आपका सेकंड घर जो है कहीं ना कहीं जरूर मजबूत होता है। सेकंड घर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्थान देवता का बहुत महत्व है। आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान की कुल देवी को, उस स्थान के देवता को जरूर जाके मंदिर में नमस्कार करके आया करें। इच्छा पूर्ति का घर हमेशा 11वां घर होता है। सेकंड घर धन का हो गया, और लेकिन गुरु वाले को एक चीज का ध्यान रखना है कि लाइफ के अंदर उसको एथिक्स फॉलो करने जरूरी। ये खाना नंबर 2 होगा, तो अपना खाना नंबर 2 जरूर चेक कीजिए। आप अपना जुपिटर का माउंट चेक कीजिए, सबका माउंट बराबर होगा मोस्टली, और अपना सूर्य का माउंट देखिए। तो ये जो क्रम चलते हैं, यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे माउंट कैसे हैं कुंडली के अंदर। ये 1 2 प्रिया गुटा 3 चंद्रमा 4 आगे 5, इस तरह से क्रम हमारे हाथ में भी चलता है। तो पॉलिसी लोग इसके सामने जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं आती। और ये लाइन अगर यहाँ से उठ के गुरु पर्वत की ओर चली जाती है, 2 भाग में बट गई, ये लोग साथ हो रहे, ये लाइन है 100% वो ब्लेस है। और मेरी भी दुआ है आप सभी लोग ब्लेस रहे। आप चाहे कम संख्या में ज्यादा संख्या में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टे ब्लेस्ड, दिस इज माय बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद भाई जी। इस सत्र की मैं यही समाप्ति की घोषणा करता हूँ। सभी भाई साहब ने बात कही थी कि चिड़िया बुझाने के लिए चोंच में पानी ले जाती है, आग को बुझाने के लिए पूछा जाता है तो जवाब देती है मेरा बुझाने वालों में नाम हुआ, आग लगाने वालों में नहीं। इसके आगे की कहानी हम आपको संत सुनाते हैं, कार्य कर सकते हैं। जाने से पहले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साथ ही साथ राजीव कुमार बांसल जी, हमारे महामंडलेश्वर संजीव अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो शुभ डायरेक्शंस है, जितने भी शुभ डायरेक्शंस हैं, जैसे मैं बात कर रही थी, नॉर्थ डायरेक्शन है जो अपॉर्चुनिटी की है, जो नॉर्थ ईस्ट है जो क्लैरिटी ऑफ माइंड की है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है जो फन की है, या साउथ ईस्ट है जो पैसे की है, वेस्ट है जो पैसे की डायरेक्शन है। वहां पर आपकी जो सीढ़ियां हैं वो होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस की जो सीढ़ियां हैं वो केवल ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, जो डिस्पोजल का जोन है, जो डिस्पोजल का जोन है वहां पे आप साउथ वेस्ट सीढ़ियां बना, वहां पर आप क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनाइए। और इसके अलावा आपकी जो लास्ट डायरेक्शन आती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, वहां पे आप सीढ़ियां क्लॉकवाइज बनाइए। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाला। वो सीढ़ियां होती है वाटर एलिमेंट, और जो सीढ़ियां ऊपर हो जाती हैं वो होती है फायर एलिमेंट। तो आपको डायरेक्शन देखने में फायर एलिमेंट में आपको डाउनस्टेयर्स नहीं बनानी है, और अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, वाटर एलिमेंट है, तो वहां पर आपने सीढ़ियां अपवर्ड्स नहीं बनानी है, थोड़ी सी डायरेक्शंस को आपने चेंज करना है। यानी अगर आपकी सीढ़ियां
जो डायरेक्शन फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, ये दोनों का ध्यान रखना है। अब आते हैं ऑर्डर नियम पर, सीढ़ियों के नंबर्स पर। कितनी सीढ़ियां होनी चाहिए? और नंबर में सीढ़ियां बेस्ट होती हैं, यानी कि 15, 17, 19, 21 और 23, ये सीढ़ियां बहुत बेस्ट होती हैं। और यदि सीढ़ियां आपकी और में है, सॉरी इवन में है, तो आप क्या कीजिए, बेस में एक छोटा सा स्टेप बना लीजिए, बेस में एक छोटा सा स्टेप बना लीजिए, ताकि जो सीढ़ियां हैं वो और नंबर आ जाए और आपको बेनिफिट हो। तो धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, और क्योंकि समय का अभाव है, बहुत आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि उनके लिए ये खुशी का इजहार करते हुए अपनी तालियां उनको दें। अगले वक्ता के रूप में मैं नवीन वर्मा जी से चाहूंगा वो अपने विचार हमारे बीच में रखें। आप आज के दौर में तंत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें हमने ज्योतिष और वास्तु में की, एक बात हम तंत्र की भी करते हैं। इसके लिए मैं आवाज देता हूँ नवीन वर्मा जी को मंच पर आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें, लेकिन समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। धन्यवाद। सूक्ष्म रूप में बताऊंगा आपको, क्योंकि समय का अभाव बहुत कम है। सबसे पहले तंत्र वो सूक्ष्म कर्ण है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, उसे हम तंत्र कहते हैं। जिस तरह ज्योतिष में ग्रहों की गणना होती है, उस तरह तंत्र में हमारी वनस्पतियों की गणना होती है, अग्नि, जल, वायु, इन तत्वों की गणना होती है। उसके बाद हम जिस क्रिया को आदेश देके भेजते हैं, उसका बड़ा महत्व होता है कि क्रिया हम किस चीज के लिए भेज रहे हैं, किस व्यक्ति के ऊपर भेज रहे हैं, किस काम के लिए भेज रहे हैं, उसका बड़ा महत्व होता है। व्यक्ति के जीवन में ग्रह सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आते हैं, वो ऑल टाइम किसी के जीवन में कोई कार्य नहीं करते। ये विशेष बात है। ग्रह इंसान को जीवन में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आते हैं, और उसका जो असर होता है वो उसकी जितनी भी 16 वर्ष, 17 वर्ष अंतर्दशा, महादशा चलती है, उसमें उसका असर पूरा रहता है। वो अपनी स्थिति तभी खत्म करती है जब उस ग्रह का असर खत्म होता है, दशा, अंतर्दशा, महादशा में जितना उसका समय होता है। कुछ समय बोलते हैं कि आपको शत्रु और मित्र धाराएं हैं कुछ, ये विशेष ध्यान रखिएगा। जल की धाराएं कुछ हमें उत्तेजना भी देती है, कुछ शीतलता देती है। उसी तरह अग्नि की धाराएं भी कुछ हमें शीतलता देती है, कुछ उत्तेजना देती है। और उन्हीं के ही परस्पर संगम से हम वायु के द्वारा आदेश देते हैं किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए। उस आज्ञा को हमें समझना पड़ेगा। आज्ञा वनस्पति से दी जा सकती है, आज्ञा चक्र से दी जा सकती है, और जो व्यक्ति अपनी कुंडली जागृत करता है, कुंडली जागृत में सिर्फ व्यक्ति के 3 ही इष्ट काम करते हैं। 7 चक्रों में 3 ही कुंडली जागरण में काम करते हैं। विशेष बात सीखिएगा, ये 3 ही ऐसी चीजें, 3 ही ऐसी शक्तियां जो कुंडली जागृत में इंसान के लिए काम करती हैं। जिसको खंडों का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, योग का ज्ञान नहीं है, वो कुंडली जागृत नहीं कर सकता। हमारे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी बैठे महामंडलेश्वरी, इनको इस विषय में शायद ज्ञान होगा, नॉलेज होगी। तो जिस गद्दी को आप लगाते हैं उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जो गद्दी लगती है, वो अग्नि की गद्दी लगती है, जिसमें आपको अपनी स्वयं की रक्षा, अपने जातक की रक्षा और अपने आसपास के क्षेत्र में जितने लोग हैं उनकी रक्षा का वचन दे रहा है। गद्दी उसे कहते हैं। आप लोग चाहे पूजा पाठ का काम करते हैं, ग्रहों का काम करते हैं, किसी भी चीज का काम, सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है। उसका आगाज हो रहा है आज। अब यही बार के चलिए, उसी का आगाज हो रहा है। इसलिए संतों का समागम है इतना बढ़िया, सबका आशीर्वाद है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बड़े भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली कि विद्वानों की सभा में सम्मान होना
वास्तव में सम्मान की बात है, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे लिए भी सम्मानजनक है कि शर्मा जी हमारे बीच पधारे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शर्मा जी हमारे जस्ट नेक्स्ट डोर ही है, और मतलब कि मैं समझता हूँ कि जीरकपुर बनाने का सारा श्रेय मैं शर्मा जी को देता हूँ। 15 साल की हमारी एसोसिएशन है, और हमने देखा कि इन्होंने मिनिस्टर रहते हुए पंजाब गवर्नमेंट में जब इनकी सरकार रही, 10 साल में जो विकास पंजाब का जीरकपुर का हुआ वो काबिले तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां एन.के. शर्मा जी के लिए। धन्यवाद शर्मा जी। मीना शर्मा जी का जो नाम है वो तो मीना शर्मा जी का रहेगा ना। अरे दो शब्द आप ठीक है। ओम नमो नारायण। मंच जी को, संजीव जी को और विनोद जी को इतना सम्मान दिया। सबसे जो पहला तारा होता है वो होता है जन्म तारा। जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है उसे जन्म तारा कहा जाता है। उसके बाद आता है संपत। संपत मतलब संपन्न, संपन्न होना। जन्म संपत विपत, ये होता है चौथा तारा शेम। उसके बाद आता है प्रत्येरी। प्रत्येरी तारा जो होता है वो होता है छठा तारा जो होता है वो होता है साधन। उसके बाद आता है नौवां तारा। नौवां तारा जो होता है वो होता है अति मित्र। तो ये हमारे 9 तारा होते हैं। इसको अब देखना कैसे है कि हमारा आज का समय अच्छा है, हमें आज इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको देखने के लिए सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। जो आपका जन्म नक्षत्र होगा उसको आपने जन्म तारा के पॉइंट ऑफ व्यू पे नंबर 1 पे लिख लेना है। उसके बाद का जो नक्षत्र होता है, मान लीजिए किसी का कोई भी नक्षत्र है, जैसे मान लीजिए किसी का अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र के बाद जैसे दूसरा नक्षत्र आता है भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा। इसी सीक्वेंस में हमने 9 नक्षत्रों को लिखते रहना है। अब जैसे कि इनमें से जो 3, 5, 7 जो तारा आते हैं, जो नक्षत्र आते हैं आपके जन्म नक्षत्र से, वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है। मान लीजिए आपका 9 से ज्यादा आता है, जैसे मान लीजिए मेरा अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र से अगर उसके बाद हम काउंट करते हैं किसी का हस्त नक्षत्र है, तो हम अश्विनी नक्षत्र से काउंट करेंगे जन्म नक्षत्र को, अश्विनी नक्षत्र पे लिखेंगे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त। हस्त इन सेंस की 13वां तारा है। अब 13 तारा है और हमने 9 तारा लिए हैं। अब जब ज्यादा हो जाएंगे तो हमने क्या करना है, उसको 9 से भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। जब हमने उसको 9 से भाग दे दिया तो हमारे पास कितने बचे? 9 में से 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने बचे? 4। अब चौथा तारा कौन सा होता है? शेम। इट मीन्स कि आपके लिए आज का जो दिन है वो आपके लिए शुभ है। शेम तारा आया, तो शेम तारा जब आया तो आप आज के दिन कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करके आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उसके जन्म तारा से अपने जन्म तारा को चेक कर सकते हैं। किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए आपने जाना है तो आप इस प्रकार से अपने जन्म तारा को लिखकर आपने मतलब जो चंद्रमा का नक्षत्र है वहां जन्म तारा पे लिखकर बाकी आज के नक्षत्र को काउंट कर सकते हैं। फिर उसको 9 से डिवाइड करके अगर 9 से ज्यादा है तो आप जो बचता है उसके। और भी जितने विद्वान आए मैं सभी विद्वानों को नमन करता हूँ और बहुत कम शब्दों में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं चंद्रमा और सूर्य, जो सदा ही मार्गी चल रहे, और जो हमारे दूसरे देवता हैं जिनको हम राहु केतु, या हम ये भी बोलते हैं कि वो जब भी किसी अच्छे प्लेनेट के साथ गोचर करते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर देते हैं, जो सदैव वर्तरी चल रहे हैं। काल की जो गणनाएं हैं, अगर आप पंचांग देखो, काल की जो गणनाएं हैं, जब हम तिथि की गणनाएं करते हैं
तो वहीं से हमें पता लगता है कि आज सूर्य एक दिन में 1 अंश और चंद्रमा आज पूरे दिन में 12 अंश चला है। पंचांग को समझने के लिए आपको चंद्रमा और सूर्य की गणनाएं, और जब ये गणनाएं 1 से 15 के बीच में जाएगी तो 14 तारीख या 13 तारीख के करीब हमारी संक्रांति, और फिर उसके बाद पित्तर यानी कि हम अमावस्या की बात करते हैं, और जब वो तिथि पूर्ण हो जाती है 15 तिथि में तो हम फिर पूर्णमासी की बात करते हैं। यही से अगर किसी आदमी की, किसी व्यक्ति विशेष की आपको कुंडली देखनी है, जब भी वो आपके पास आके बैठे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस आदमी ने हमें कुंडली दी है, क्या वो कुंडली उस आदमी की है, या उसने जो कुंडली दी है क्या उसका टाइम करेक्ट है। किसी भी गणना को करने के लिए, किसी भी युति के लिए आपके पास उसके समय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है उसकी जन्म की तिथि वो स्वयं ना लिखकर कोई एक दूसरा आदमी लिखता है, और जब हम लगन कुंडली और नमाज कुंडली की बात करते हैं तो उसका 9वां हिस्सा बनता है, जिसकी वजह से लगन कुंडली में अगर एक मिनट का जो फर्क है वो नमाज कुंडली में जो हमारा नमाज है उसमें प्लेनेट की जो कमिटमेंट है वो चेंज हो जाती है और हमारी सारी प्रेडिक्शंस फेल हो जाती है। तो यही से अगर आप समझे कि जिस आदमी ने आके आपको अपनी पर्सनल कुंडली दी है या कुंडली दी है, अगर आप उस वक्त का समय लिख लेते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं लेकिन वो कहते हैं हमें दशाएं नहीं पता कहां चल रही हैं। तो चंद्रमा जिस वक्त चंद्रमा गोचर कर रहा है और जिस वक्त आदमी का जन्म हुआ है, जिस लगन में हुआ है, उस लगन का नक्षत्र चंद्रमा के उप नक्षत्र में अगर कमिटमेंट कर रहा है तो उस आदमी का जन्म हुआ है। और चंद्रमा सदैव चलायमान है, तो इसलिए अगर आप उससे उस वक्त का नक्षत्र पकड़ लेते हो तो उस आदमी की आपको दशाएं भी पता होगी कि आदमी की जो आज दशाएं चल रही है वो क्या दशाएं चल रही हैं। तो ये हमारे पंचांग का महत्व है। पंचांग में भी 5 अक्षरों की बात करते हैं, तो यहाँ मैं 5 देव। मेरा परिवार भी बैठा है ज्योतिष प्रांगण, और शुरुआत पूनम जी ने जो यहाँ अंतर्ज्ञान की है चंद्रमा की बातें करके और अहंकार के बारे में बातें करके, उन्होंने जो जल को हिलाया है उससे मंथन को इतना हुआ है कि सबको सब सीखने को मिला है। मैंने बहुत सीखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष मेले में आने का मकसद क्या होता है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, हमारा मंथन होता है। ये वही मंथन है जो हमारा भविष्य और समाज का भविष्य उज्जवल करने के लिए सहायक होता है। तो मैं आदरणीय बीएम सेक्रेटरी जी को भी नमस्कार करता हूं। मेरे भाई बाबा जी बैठे हैं, उनको नमस्कार करता हूं। उषा जी हैं, मीना जी हैं, इनको नमस्कार करता हूं। और हमारे पूर्व एमएलए एनके शर्मा जी हैं, उनको नमस्कार करता हूं। तो बात यह है कि मैं सिर्फ बात एक चैप्टर शुरू किया हुआ है। मुझे हमेशा दिलबाग जी का प्यार मिलता है मेरे फेसबुक पे, और हमारे में बातचीत भी होती है कमेंट के द्वारा। तो वो भी एक मंथन है। तो इन्होंने बात की है दूसरे भाव की, तो मैं उस पर थोड़ी और बात आगे लेके जाऊंगा कि वहां पे 3 ग्रहों का प्रभाव तो है ही है। शुक्र की वो जमीन है ही है, शुक्र तो उनकी राशि है वहां पे, और वहां पे गुरु कारक भी है, और चंद्रमा वहां पे उच्च के है, और ये हमारा कुटुंब भी है, धर्म स्थान भी है, और धन की तिजोरी भी है। और यहाँ पे राहु केतु का प्रभाव भी है। तो यानी कि धन की तिजोरी के ऊपर बैठा हुआ सांप, उसे हम राहु केतु बोल सकते हैं। इसका प्रभाव यहाँ है, और ये ईशान कोण भी है, भगवान शिव का स्थान भी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन भगवान शिव के साथ जोड़ूंगा दूसरे घर को, कि कैसे ये भगवान शिव यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आएंगे साधु, तो वो है देवगुरु बृहस्पति। तो साधु कौन है? भगवान शंकर खुद है। कौन कौन सी एंट्री है? उसके बाद वो बैठते किस पे है? बैल पे। तो शुक्र को हम बैल मानेंगे। तो बैल पर बैठे हुए साधु यानी महादेव, और उन्होंने चंद्र को यहाँ पे स्थापित कर रखा है। तो यहाँ पे ये दूसरा घर होगा, और ये हमारा कुटुंब भी है। और इसको एक्टिवेट कहां से होता है? ये यहां से जो नवम भाव है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, वो भी देवगुरु बृहस्पति का घर है, वहां से ये एक्टिवेट होता है। उसे भाग्य का सागर बोला जाता है। और वहां से बादल उठते हैं भाग्य के आपके। और दशम भाव जो कर्म स्थान है शनि का, वहां से वो पानी भरते हैं। और दूसरा घर ही पर्वत है,
जहां पे वो बादल जाके टकराते हैं, और चौथा घर आपके सुखों का घर जो है वहां पे वो वर्षा करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीजें देख के हम एनालाइज कर सकते हैं जहां तक की कुंडली में कितना उसको सुख मिलेगा, धन मिलेगा और को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। तो एक मैंने विषय शुरू किया हुआ है, हर मंच पे बोल रहा हूं कि अगर कोई बच्चा गर्भ से 9 महीने बाद दुनिया में आता है, क्या वो मरने के बाद चौथे पे वो घर से जा सकता है आपके? तो ऐसा नहीं होगा। और यहां से क्या शुरू होगा? पितृदोष। आपके घर पे जिन घरों में ये होगा, उनके घरों में जो औलाद होगी उनकी कुंडली में पितृदोष होंगे। देवगुरु बृहस्पति के 5 घर हैं, 2, 5, 9, 11 और 12। ये घर दूषित होंगे बुध, राहु, केतु, शुक्र से। तो ये पितृ होगा आपकी कुंडलियों में, उन बच्चों में। यानी शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष कहता है कि पिता का कर्ज पुत्र उतारेगा। जब तक नहीं उतरेगा आप धन जितना मर्जी कमा ले, सुख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे गरुड़ पुराण कहता है कि 13 दिन तक तो वृद्ध व्यक्ति घर पे रहता है, तो आप चौथे पे कैसे? आओ जी विपुल जी। आओ जी विपुल। थैंक यू। फोटोग्राफर वाली फोटो आ जाएगी, सारी खुद ऊपर आ जाएगी। हाँ, उसी भरा दे नाम खड़े हो। ये हम लंच के बाद रख लें। हाँ ठीक है। हाँ जी वो वही ना, हाँ बिल्कुल खाने के बाद रख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। अंग्रेज भाई को मौका देते हैं, उसके बाद हम लंच के लिए क्या देखिए भाई इतना मान सम्मान कर रहा है, भोले का भक्त है। और देखिए 26 तारीख शिवरात्रि सिर पे पड़ी है, कोई ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 10 दिन की बात है। बीच में बात है कि एक शिव भक्त हमारा भाई आशु हमें सम्मानित कर रहा है शिव जी की एक प्रतिमा देके। हम उसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाप रे, क्या बात है, मैंने दूल्हा ही बना दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आज से दूल्हा जी संजीव बख्शी जी, ये तो भाई ने अंग्रेज सिंह जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। वाह जी वाह, कमाल करता है यार। ओके डन। वो कोई नहीं हो गया, सिर्फ नाम का अंग्रेज नहीं, बहुत शुक्रिया। ऑकल्ट साइंस के खुश रहो। फाउंडेशन के ये साढ़े देखिए कुछ ग्रह जो है नहीं, चंद्रमा ने ही फेवर नहीं किया, बाकी तो मेरे को लग रहा है मेरे द्वारा ठीक ठाक। ये चंद्रमा तो है, ये जोरदार तालियों से स्वागत करें। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ये आफ्टर लंच कर गया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ जी 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 सुकन्या, आज मैं इतनी आवाजें लगा रही थी, पता नहीं कहाँ से लगी। जल्दी आ जाओ। ये ओम का पटका है, छोटा छोटा।
नमस्ते कमल जी। देखिए वहाँ भाई देखिए खाने वाले हॉल में जल्दी पहुंचे, जिन लोगों को भूख लगी हुई है। मैं आ रहा हूँ, कोई वहाँ पे कूपन मांगे तो मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, मैं आके काउंट करके उनको संयुक्त कूपन हैंड ओवर कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्लीज पहुंचे और अपना लंच ग्रहण करें। धन्यवाद। मेरा नहीं, मैं तो आप दो, ठीक है। हाँ जी नमस्कार। आगे जी, आगे हाँ जी हाँ बोलिए आप तो क्या ये सबसे बढ़िया। बढ़िया कंबल दे दिया ये पूजा के लिए मैं रेडी। जो आपको ये मेरे को ये कौन सा दे दिया पता नहीं सर, मैं बोला तो खा जाएगा कोई गल नहीं सेम ही है। कोई नहीं कोई फोटो खिंचाइए अरे कन्हैया लाल जी आगे थोड़ा सा आगे सर, आगे दीदी आगे So blessed and honored sir, क्या बात है सिकरी साहब, थैंक यू सामने थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। भाई सामने दे सर, बहुत टाइम लगा रहे फोटो चलो फिर उसके बाद आप लोगों को फिर इसी तरह से प्रवक्ता बन के कुछ सुनाना है और कुछ सुनना है। मैं आप ऊपर पहुंचिए सीधे, हाँ सीधे पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। मैं बिना कूपन के मैंने बोल दिया। मैं सर आपके इसको फॉलो करता हूँ, बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इधर, देखिए ओके आ गया सर, वेट। कह रहे सुखिंदर जी आप यहाँ अंतर्ज्ञान 2 में आए हैं, कुछ ज्योतिष का ज्ञान बांटने, कुछ लेने, इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल जी, नमस्कार, मैं सुखविंदर सिंह। ये अंतर्ज्ञान संजीव बख्शी जी द्वारा कराया गया ज्योतिष का प्रोग्राम है। और ज्योतिष का प्रोग्राम तो सिर्फ इतना ही मत समझिए कि ये प्रोग्राम है, ज्योतिष के बारे में लोगों को अवेयर कराएं, लोगों को जानकारी दें कि ज्योतिष एक ऐसी साइंस है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के आने वाली घटनाओं को समझ सकते हैं। देखिए बदल तो सकते नहीं हैं, ये तो तय है, लेकिन घटनाओं को जानकर उनके आप खुद ब खुद हल जो है वो कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको कहा जाए कि आप दिल्ली जा रहे हो और भाई साहब रास्ते में सड़क खराब है, तो आप 2 घंटे पहले निकलोगे, पता है सड़क खराब है, तो आप टाइम पे पहुंच जाओगे। अगर आपको नहीं बताया जाएगा तो आप लेट हो जाओगे, हो सकता है आपका कोई महत्वपूर्ण काम जो जा रहे हैं वो रुक जाए। तो ज्योतिष आपकी इतनी हेल्प करती है और हम चाहते हैं कि ये ज्योतिष साइंस जो है हर किसी को पता होनी चाहिए कि भी हाँ ये वाकई में ही साइंस है। आपने कहा कि पहले जाना चाहिए या प्रिकॉशंस लेने बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। जैसे आप कोई भविष्यवाणी करते हैं कि जैसे या आपने किसी का हाथ देखा या कुंडली देखी और आप कहते हैं कि ये आप ये धारण कर लीजिए या ये स्टोन पहन लीजिए या कुछ दान कर दीजिए, वो कितनी जो रेमेडी है कितनी कारगर होती है? जी बहुत कारगर, आपने बहुत अच्छा कहा है कि रत्न धारण कर लीजिए, ये दान कर दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या रहता है कि दान करना है किसका, जो प्लैनेट आपको खराब कर रहा है उसको, उसका दान करेंगे। जिस प्लैनेट से आपको अगर कुछ लेना है तो उसको आप धारण करोगे। इसकी 2 ही धाराएं हैं कि दान कब करना है और हमने धारण कब करना है। जब आपको उस प्लैनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको चाहिए, यानी कि आपका मन अशांत है, आप चाहते हैं कि मेरा भक्ति में मन नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को आपको धारण करना पड़ेगा, बृहस्पति के कपड़े पहनने पड़ेंगे, तिलक लगाने पड़ेंगे, तो आपका बृहस्पति आपके ऊपर अपनी ब्लेसिस देनी शुरू कर देगा। आप कहते हैं कि मेरे को
धर्म से दिक्कत आ रही है, मेरे काम में दिक्कत आ रही है, तो आपको अपने बृहस्पति को दान कर देना है। बस सिंपल सा बात। ऐसे ही मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि मैं 96 से लेकर 98 तक डिस्टर्ब था, तो मैं ऐसे ही किसी पंडित जी के पास चला गया, तो वो मैंने बताया कि ऐसे क्या करना चाहिए मुझे। वो कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करना, आपने जो पहली रोटी है वो आपने चिड़ियों को डालनी है। हाँ। और मैंने वो उपाय किया, तो आप यकीन माने, और मेरा जो वो मन की अशांति थी या वो उसको काफ़ी हद तक वो ठीक हो गई। हाँ, जैसे अभी आपने कहा है कि किसी ने आपसे कहा है कि पहली रोटी जो है वो चिड़ियों को या गाय को या किसी को भी देनी है। हाँ। अब वो रोटी जब बनेगी तब देंगे आप। हाँ। लेकिन हम ये कहते हैं, ज्योतिष आपका ये कहता है कि अगर आपने अपने हिस्से में से निकाल कर वो रोटी पक्षियों को दी, तो जो काम आपका 1 महीने में होना है वो कुछ दिनों में होगा। क्योंकि कौन दान कर रहा है? आप। क्या दान कर रहे हो? अपनी चीज जो आपके भाग्य की थी, जो प्लेट में आपके रोटी आई उसमें से आपने आधी या 1 रोटी दान के लिए दे दी, तो वही सबसे बड़ा दान। स्पेशली बनाकर करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो लेट मिलते हैं। इसी तरह से सारे शनि की 7.5 हो, लोग कहते हैं काले कपड़े पहनने बंद कर दो, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल। तो शनि की कोई एक ऐसी चीज़, काले कपड़े हैं, उड़द की दाल है, काले माँ जिसको हम बोलते हैं, सरसों का तेल है और बहुत सारी चीज़ें, उनमें से कोई चीज़ अपने जीवन में से निकाल के दान कर दो, आपका शनि कभी आपको खराब नहीं करेगा। मान लीजिए आपने सारी उम्र काले माँ की दाल खानी छोड़ दी, आपने दान करनी है, तो दान आपने अपने हिस्से में से, ना कि किसी और की चीज़ लेकर हम उसका दान करें। ज्योतिषी यही है, इससे बढ़िया साइंस नहीं है। आज जो बच्चा पैदा हुआ है, हम उसकी कुंडली देखकर बता सकते हैं कि इसकी पहली संतान लड़की होगी या लड़का। ये ज्योतिष है। क्योंकि ज्योतिष को लोग लाइट समझते हैं, वो सोचते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं है, लोग बंडल मारते हो, ऐसा कुछ नहीं। कभी सही ज्योतिषी के पास गए तो वो आपके पिछले जीवन के बारे में आपको कुछ घटनाएं बताता है। अगर आपके साथ मैच करती हैं तो इट मीन्स कि वो सही है, और वो आगे आने वाली भी घटनाएं आपको बराबर से बता सकता है कि भाई हाँ जी ये घटनाएं हैं और इनका ये असर होगा। आपने बस उसको बोला। आचार्य सुखविंदर जी, चंडीगढ़ न्यूज़ हमें बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल, दिल्ली से। और आज हम यहाँ पे चंडीगढ़ में जीरकपुर में एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर ज्योतिषी सम्मेलन में आए हैं, जिसमें अंतर्ज्ञान ज्योतिषी सम्मेलन जो संजीव बख्शी जी ने किया है, बहुत ही शानदार और बहुत ही भव्य सम्मेलन है। और यहाँ तकरीबन 150 ज्योतिषियों ने यहाँ पे आगमन किया है। सभी अपने अपने विचारों का यहाँ पे आदान प्रदान करते हैं। सम्मेलन का मतलब होता है सब मिलन, जहाँ पे बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी वो भी आते हैं, जो बच्चे सीखते हैं पढ़ते हैं वो भी आते हैं, सब ज्ञान देते हैं, कुछ ज्ञान की गंगा बहाते हैं, वो लेके जाते हैं। और बहुत ही अच्छा वक्तव्य रहा, मेरा भी 10 मिनट का यहाँ पे वक्तव्य रहा। हमने भी यहाँ पे बात की पितृदोष के बारे में और नशे के बारे में। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा और आगे भी चाहेंगे कि ये ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रोग्राम करते रहें। जाते जाते मैं एक संदेश देना चाहूँगा सभी अपने विद्वान दोस्तों को और अपने ज्योतिषी भाई बहनों को भी, और इसके साथ साथ जो बहुत बड़े बड़े जो दयानंद जी हैं या बड़े बड़े विद्वान हैं जो ज्योतिष जगत में विख्यात हैं, उनसे कि हम सनातन धर्म में हिंदू हैं और एक प्रथा सी चल पड़ी है कि एक त्योहार को 2 दिन करें। क्यों करें? ये एक बहुत बड़ा और सुंदर मतलब बड़ा सवाल है मेरा सबसे, कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में या किसी भी देश में पॉलिटिक्स होती है तो वहाँ पे एक मुख्य होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए या राष्ट्रपति हो गए। क्यों ना हम सनातन धर्म में भी कोई लीडर तो है हमारे, ऐसा नहीं है। मंडलेश्वर जी भी हैं, श्री श्री मंडलेश्वर जी भी हैं, बहुत सारे हैं। कोई काशी से है, कोई जयपुर से है, कोई आगे बनारस से हैं, बहुत बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं। मैं इन्हीं सभी मंडलेश्वर महाराज से एक छोटा सा ज्योतिष होने के नाते एक निवेदन करता हूं गुरुवर कि ये जो 2 प्रोग्राम का जो चलन
चालू है, कृपया इसको बंद करें। क्यों? क्योंकि एक संदेश जो है हमारे प्रति, ज्योतिष वर्ग के प्रति, ब्राह्मण वर्ग के प्रति गलत जा रहा है। क्या गलत जा रहा है कि अब तो जनता हमसे पूछने लगी है जी कि आपको ही नहीं पता कि दिवाली कब है, 31 को है या 1 को है, या जन्माष्टमी कब है, या राखी कब है। भाई अगर कोई तिथि बदल रही है तो उस तिथि में या तो उदयकालीन तिथि होगी या शीर्ष उदयकालीन तिथि होगी, या जहाँ चंद्रमा उदय हो रहे हैं वहाँ पे, या कोई नक्षत्र बदल रहा है। तो भैया घंटे आधे घंटे के तो टाइम होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए दिल्ली का पंचांग और तमिलनाडु का पंचांग अलग अलग हो सकते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कहीं पे चंद्रमा अगर 12:04 पे उदय हो रहा है दिल्ली में, तो तमिलनाडु में ज़्यादा 12:15 पे होगा। इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो 2 तिथि करने का क्या फ़ायदा, कोई मुझे बताए। मेरा सभी विद्वान जनों से सवाल है, क्योंकि इससे हिंदू धर्म और ज्योतिष बदनाम हो रहा है और इसको अंकुश लगाया जाए। और मैं यही कहूँगा कि 2 त्योहार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ज्योतिष जगत में बदनामी का कारण बनता है। जय महाकाल। थैंक यू। ब्रिजमोहन सेठी जी, आप दिल्ली से हैं और लाल किताब के माहिर हैं। आप थोड़ा सा बताएं ज्योतिष के बारे में, और लाल किताब का ज्योतिष में कितना प्रभाव है। ज्योतिष में कोई माहिर नहीं हो सकता, ये तो करते करते अभ्यास है। लाल किताब उर्दू की किताब है, इसको 1986 में मैंने 6 वॉल्यूम हिंदी में लिखा था। तो उसमें लोगों के पास इसका बहुत सार प्रसार हुआ, लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। और इसमें ज्योतिष के सभी अंग हैं, शरीर सर्वांग लक्षण है, कुंडली है, हस्तरेखा है, वास्तु है। और इसके आपने इसकी स्टडी की होगी लाल किताब की, तो इसमें से जो उपाय हैं वो कैसे होते हैं? जैसे उपाय होते हैं, जैसे इसमें स्टोन भी है, मंत्र जाप भी है, जल प्रवाह करना, दबाना, पहनना। हाँ, जैसे लाल किताब है, कोई एक काली किताब भी है? नहीं, काली किताब नहीं है, वो मानक ग्रंथ है। अच्छा, मानक ग्रंथ है। और सुनहरी किताब भी है, वो भी मानक ग्रंथ है। ओके, तो आपने आज यहाँ अंतर ज्ञान में आए, तो यहाँ पर आपने क्या आपको कैसा लगा आके, और आपने क्या संदेश दिया? अभी मेरा भाषण होगा, संदेश है यही है कि भी लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान निवारण करने के लिए अच्छे ज्योतिषियों के पास जाना चाहिए, जो सही आपको गाइड कर सकें। तो कैसे पता लगेगा कि अच्छा ज्योतिषी कौन सा है और ठीक नहीं है कोई? कैसे आप कैसे तो, आम जनता कैसे जानेगी? ये दुनिया है, ये बहुत पब्लिसिटी है, लोग एक का काम हुआ उसको बताता है, उसको बताता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मैं डॉक्टर शालिनी मुंजाल, मैं अंतर ध्यान 2 के प्रोग्राम में आई हूँ। संजीव बख्शी, विनोद जी और अजीम जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना ज्ञान बांटा है। जब भी हम प्रोग्राम में आते हैं तो लोगों से सुनने को मिलता है, अपना ज्ञान बांटने को, और दूसरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे जो भी हम जिंदगी में ज्योतिष से सीख पाए हैं या दूसरे एस्ट्रोलॉजर सीख पाए हैं, वो अपने अपने जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो शेयर करते हैं, जिससे कि सबका ज्ञान बढ़ता है। तो इस ज्ञान अंतर्ज्ञान 2 के माध्यम से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं आम लोगों को, या ज्योतिष के जो जानने वाले हैं उनको? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम हों और होते भी रहने चाहिए, सो दैट कि यहाँ पर जो भी हम अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर अपना कुंडलियाँ देखकर अपने जो ज्ञान का उनका बढ़ावा होता है, और कुछ उपायस हैं जो हमें कई नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, वो हर एक के ज्ञान को बढ़ाती हैं। मैं उषा वसुंधरा आज उपस्थित हूँ अंतर्ज्ञान 2 प्रोग्राम में, जो बख्शी जी, राजीव जी और विनोद जी द्वारा आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम इनका दूसरा कार्यक्रम है। लास्ट ईयर इन्होंने भी कार्यक्रम किया था जो बहुत ही सफल रहा था। आज का ये कार्यक्रम भी बहुत सफल है और यहाँ पर बहुत से देश विदेश से एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए हैं जिन्होंने अपना ज्ञान साझा किया। तो उस ज्ञान के थ्रू, देखिए, ज्योतिष एक महाविद्या है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो आप एक जन्म में नहीं सीख सकते। तो आज हम इस कार्यक्रम में
उत्साहित रूप से शामिल हुए हैं ताकि हम ज्ञान की जो चर्चा है उसको हम बढ़ा सकें, हम सीख सकें इस ज्ञान को, क्योंकि ये ज्ञान एक समुंदर ऐसा है जिसमें हम डुबकियां लगाते जा रहे हैं और हम आगे सीखते जा रहे हैं। इसी तरह से हम अपना ज्ञान भी सभी के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि इस ज्ञान की जो लीला है सभी तक पहुंचती रहे और ये इसी तरह से कार्यक्रम होते रहें और हम इस कार्यक्रम के थ्रू सब एक दूसरे से मुलाकात करते रहें। जो नई ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी हैं या जो इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए आप संदेश देना चाहेंगे? जी, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं या इस लाइन में आ रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि ये जो विद्या है ना, आप अगर इसमें डूब जाए ना, अगर आप इसे सीखे तो ये समुंदर में डुबकियाँ लगाने के बराबर है। यानी कि आप सीखते रहोगे, आप बढ़ते रहोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे और ये एक तरह से परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। मैं ये कहूँगी कि ज्योतिष का मीनिंग यही है, ज्योतिष यानी कि ज्योति और प्रकाश, यानी कि परम पिता परमात्मा का प्रकाश, ईश का प्रकाश। ज्योति प्रकाश है और ईश परमात्मा है। तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स यानी कि जो भी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आता है, ज्योतिष फील्ड में आता है, तो मान के चलिए उस पर परमात्मा की ब्लेसिंग होनी शुरू हो जाती, क्योंकि वो सही कर्मा की ओर भी आ जाता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि गुड कर्मा क्या है और बैड कर्मा क्या है। तो गुड कर्मा क्या हो जाता है, वो अपने जीवन को इस जीवन की नैया को तो पार कर लेता है अगर वो ज्योतिष में आता है। शर्मा जी, आप आज अंतर्ज्ञान 2 में आई हैं, यहाँ आपने क्या सीखा या क्या जाना या इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, आप कुछ बताएं। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि आज मैं अंतर्ज्ञान 2 जो कि संजीव बख्शी जी, विनोद कुमार जी और बंसल जी कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में इन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और मैं ज्योतिष परांगण की प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पे पहले तो मैंने सबसे पहले आकर इनको ऑरा का ज्ञान दिया है कि ऑरा होता क्या है, कि क्या रीज़न है कि कोई इंसान तो बहुत दूर से पहचाना जाता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, कोई आया, सब लोग उसको मिलते हैं और कोई लोग अगर आपके हॉल में एंटर करते हैं तो उनको कोई देखता भी नहीं। तो मैंने इनको बताया कि कैसे हम अपने ऑरा को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, सो दैट आपका जो नेम फेम है वो बरकरार रहे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत दिग्गज लोग आए हुए हैं, बहुत हस्तियाँ आई हुई हैं जिनके साथ हमने अध्यात्म की बात करी, हमने प्लैनेट्स की बात करी, हमने राशियों की बात करी, हमने बहुत सारे ऐसे विषयों पे परिचर्चा करी जो कि आज के समाज के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब हमारा यूथ, हमारे लोग एक अच्छे रास्ते पे चलते हैं और जो भी उनको साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली जो भी ज्ञान उनको मिलता है वो हम दें। हमने अपने रिसर्चर्स को साझा किया और वो में आगे ऐसा ही काम हम करते रहेंगे। और ज्योतिष प्रांगण का एक प्रोग्राम हो रहा है 9 मार्च 2025 को पार्क व्यू सेक्टर 24 में। तो मैं आप सबको भी आमंत्रित करती हूँ, आप उस प्रोग्राम में भी आएँ क्योंकि उसमें भी ऐसे ही ज्ञान की वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। 9 मार्च 2025। हाँ जी, पार्क व्यू होटल सेक्टर 24 चंडीगढ़। ये 9 से 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। मैं अपने सब एस्ट्रोलॉजर्स भाइयों को और जो बहनों को और जो भी अकल्ट साइंस से रिलेटेड हैं उनको मैं आमंत्रित करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कि ब्याह शादियों के सीजन में हम ये प्रोग्राम रख लिए और प्रोग्राम हमने रख लिया कि भाई पहले हम गर्मियों में किए थे तो हर कोई फिर बिना इसी के रह नहीं सकता, तो उसमें गैदरिंग में मज़ा नहीं आता। तो इस साल की शुरुआत में ही हमने रख लिया कि भाई जो है ठंडे में जो है काम हो जाए एक अच्छे मौसम में, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस साल का आगाज़ हमने इसका कर दिया इसलिए। बट अगली बार जो है आप इस बार हमको प्रॉब्लम आया है कि एक तो ब्याह शादियों के समय में रख लिया, दूसरा वायरल इतना फैला हुआ है। देखिए 92 के करीब रजिस्ट्रेशन हो गई हमारी आने वालों की और 100 से ऊपर लोगों का हमारे को कमिटमेंट था कि भी हम आएंगे। अब उसके बावजूद कई लोग कोई ट्रैफिक में फंस गए। अम्बाला साइड से आने वाले कितनी देर फंसे रहे, लुधियाना साइड से आने वाले बहुत देर फंसे रहे। जाम इतनी है, सब जगह कंजेशन है, एकदम बुरा हाल है। तो इसके चलते थोड़ा सा एक रिदम नहीं बन पाया, अदरवाइज मालिक की बड़ी कृपा रही और जो है बड़े संतों की वाणी सुनने को मिली, अच्छे अच्छे ज्ञानी सज्जनों का इकट्ठ था, तो बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन हुए, बड़े अच्छे अच्छे शोधकर्ता अपने क्षेत्र के माहिर लोगों ने अपना बढ़िया व्याख्यान दिया।
तो मैं और विशेष क्या बोलूं कि मालिक हम पे मेहरबान था और ये प्रोग्राम अल्टीमेटली बड़ी सही दिशा में चला और बहुत अच्छे वक्ताओं ने अपने अपने अच्छे शोध पे जो काम किए हुए थे उस पर उन्होंने अपने अपने बात रखी और सब किसी को मौका मिला बोलने वाला। कोई ऐसा बंदा नहीं था और यहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर से नहीं था, यहाँ सब वीआईपी थे। सबके आशीर्वाद में, माँ मंडलेश्वरों के, संतों के आशीर्वाद में, मैं किसका नाम गिनती कराऊँ वीआईपी के रूप में, यहाँ हमारा सारे वीआईपी थे। तो इसलिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारा साथ दिया और इसको कामयाब बनाने में हमारी मदद की और आके इस विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने पहुंच के इसको सक्सेसफुल करने में योगदान दिया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। संजीव बख्शी जी, अंतर्ज्ञान 2 के माध्यम से कोई और संदेश देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को या आपके जो ज्योतिष सीख रहे हैं? नई पीढ़ी के लिए इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि अंतर्ज्ञान 2, अंतर्ज्ञान अपने आप में इनर नॉलेज जो इंट्यूशन है हमारा, उसको हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। तो जो गट फीलिंग है उसके ऊपर आदमी को चलना चाहिए, वो कभी गलत नहीं होती। और इंट्यूटिव पावर परमात्मा ने हर किसी को दी है और अच्छे बुरे की पहचान हमारा अंदर की सेल्फ जो है वो हमें सचेत कर देती है और सामने वाले की वाइब्रेशन। इसके लिए ऐसे विषयों से हमें जुड़ना चाहिए जिससे इन गूढ़ विद्याओं के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिल सके और हम अपने आप को एनलाइटन कर सकें। और उसके लिए ऐसे मौके चूकने नहीं चाहिए। मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स को भी कहूँगा कि ऐसे सम्मेलनों में ज़रूर जाएं, आएँ, हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। इस बहती हुई ज्ञान की गंगा में, इस बहती हुई अविरल ज्ञान की धारा में गोते लगाएं और अपने आप को कृतार्थ करें और समृद्ध करें। चंडीगढ़ न्यूज़ हमें बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.